हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस पर यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, ये विजन मैगजीन का डेली एडिटोरियल है। सो आई होप कि डिस्कशन आपको एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगेंगे। सो ये जितने भी टॉपिक हम बहुत छोटे छोटे टॉपिक के डिस्कस करेंगे। सो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है और जानकारी भी हमें रखना चाहिए और काफ़ी ट्रेंडिंग और करंट इशूज़ हैं। सो आई होप कि आपको ये डिस्कशंस एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का 50वां राज्य स्थापना दिवस। सो इसको देख लेते हैं। तीनों उत्तर पूर्वी राज्यों को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको रिकॉल करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, त्रिपुरा और मणिपुर की पूर्ववर्ती रियासतों को अक्टूबर 1949 1949 में भारतीय संघ में शामिल किया गया था, ठीक है। बाद में 21 जनवरी 1972 को इन राज्यों को पूर्ण राज्य बनाया गया था। ओके, इस तिथि को पूर्ण राज्य बनने से पहले तक मेघालय असम का हिस्सा था, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसके अलावा तत्कालिक संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी वर्ष 1971 के अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में आए थे। सो गाइज, ये रहा इनका बैकग्राउंड और ये कुछ कंटेंट है एग्जाम के एप्लीकेशन बेस। सो आई होप कि आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आरटीआई के तहत स्वतः घोषणा। उच्चतम न्यायालय ने याचिका के रूप में एक मामला सामने आया है। इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्वतः प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करने की मांग की गई है। अधिनियम की धारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि लोक अधिकारी को संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता को आधिकारिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। इससे जनता सूचना प्राप्त करने के लिए इस कानून का कम से कम प्रयोग करेगी। ओके, सो आरटीआई के ऊपर मैं काफ़ी विशेष वीडियो दे चुका हूँ चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जा करके करंट अफेयर के जो सेगमेंट है वहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, यानी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, अभी आपको पता है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है। अभी के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। भारतीय मिशनों में विदेशों में NSWS यानी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया है। साथ ही बड़े निगमों के समक्ष प्रस्तुतियों के माध्यम से इस पर अधिक जागरूकता पैदा करने का सुझाव भी दिया है। हाल ही में गुजरात में रिसाइकलिंग वाहन स्क्रैपेज सुविधा के लिए NSWS पोर्टल के माध्यम से पहली मंजूरी दी गई है। यह अनुमोदन 63 दिनों की समय सीमा के अंदर करना संभव हुआ है, इसलिए NSWS के उपयोग को विदेशों में भी बढ़ावा देना जरूरी है। गाइज, यहाँ पे एक टॉपिक है कि रिसाइकलिंग वाहन स्क्रैपेज क्या है, ठीक है। इसमें जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है, जो कि इस समय रोड हाईवे के इनिशिएटिव को संभाल रहे हैं, इसमें ये जो इन्होंने पॉलिसी पेश की है, इस पॉलिसी में क्या है, जो स्क्रैपेज मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कि ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी है, ठीक है, इसमें ये है कि जो पर्सनल व्हीकल है, ठीक है, जो इसमें पर्सनल व्हीकल है, पर्सनल वाहन, उनके लिए 20 साल, क्लियर। और जो कमर्शियल है इनके लिए 15 साल के बाद, ठीक है, फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद अगर आप स्क्रैपिंग कराते हो, कबाड़ में अपने वाहन को स्क्रैप करवाते हो, तो उससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। उस सर्टिफिकेट को अपने पास रखिए। जब भी आप नया वाहन खरीदते हैं और वो सर्टिफिकेट जब आप पेश करते हैं एजेंसीज में, तो आपको जो टोटल अमाउंट ऑफ कार है उस पर 5% का छूट मिलता है, ठीक है। ये है स्क्रैपेज पॉलिसीज, क्लियर।
सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। एनएसडब्ल्यू निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए डिजिटल मंच है। यह उसकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदनों की पहचान करने और आवेदन करने में सहायता करता है। एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल पर 32 केंद्रीय मंत्रालयों विभागों में नो योर अप्रूवल सेवा दी गई है। इस पोर्टल पर 14 राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑनलाइन भंडार प्रबंधन। ठीक है, OSM। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम ने OSM को लागू करने की रूपरेखा तैयार की है। यह केंद्रीय पूल के लिए भंडारित खाद्यान्नों हेतु सूचना के एकल स्रोत की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए केंद्रीय पोर्टल के साथ राज्य पोर्टलों को एकीकृत किया गया है। OSM केंद्रीकृत खरीद यानी DPC वाले राज्यों में भंडारण प्रबंधन अनुप्रयोगों का एक तंत्र विकसित करेगा। इसका महत्व क्या है? यह खाद्य भंडारण की लागत में कमी करेगा, रिसाव को खत्म करेगा, भंडार में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टअप्स पर नैसकॉम। ठीक है, नैसकॉम का काफ़ी आपने नाम सुना होगा। एक बार हड़ताल भी हुआ था कि उत्तर प्रदेश के सारे जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, उस सब के सब हड़ताल पे बैठ गए थे। तो उसमें भी ये नैसकॉम की काफ़ी बातें चली थी। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं क्या है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में 2250 से ज़्यादा स्टार्टअप्स अस्तित्व में आए हैं। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 600 स्टार्टअप्स अधिक हैं। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रीलिम्स में तो यहाँ से बातें नहीं बनने वाली, लेकिन आपके अवेयरनेस में एक काफ़ी वेटेज वाली पॉइंट है। और जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी वेटेज वाली बातें हैं, और ऐसे में भी ये काफ़ी आपको प्रमोट करेंगे ये सब टॉपिक। ठीक है, स्टार्टअप ने वर्ष 2021 में 24.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए थे। यह कोविड पूर्व स्तरों की तुलना में 2 गुना अधिक है। ओके, स्टार्टअप्स ने 6.6 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 34.1 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किए हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको कहीं पे नोट कर लेना। ठीक है, कि स्टार्टअप्स जो हैं वो डायरेक्ट रूप से 6.6 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 34.1 अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किए हैं। वर्ष 2021 में ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल और चीन की तुलना में भारतीय स्टार्टअप द्वारा किए गए सौदा एवं स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में उच्चतम विकास दर रही है। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यानी PMRBP। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत में रहने वाले 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। यह नवाचार, शैक्षिक उपलब्धि, खेल, कला, संस्कृति, समाज सेवा, बहादुरी जैसे 6 क्षेत्रों में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें एक पॉइंट है, प्रत्यक्ष पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 पदक और 1 प्रमाण पत्र दिया जाता है। पुरस्कार विजेता प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेते हैं। और लास्ट इसका पॉइंट है, इस वर्ष पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, देखिए न्यूज़ तो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में आए वो भी, नहीं आए वो भी। हमारे जो विश्लेषण होता है, देखिए हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि मैं अपने पे बात नहीं कर रहा हूँ, हम सारे एस्पिरेंट पे बात कर रहे हैं कि हम जो पिछले वर्षों के हमारे पेपर होते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के, उनको जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि कहीं वो एप्लीकेशंस पूछ लेते हैं, कहीं वो इस आधार से बातें पूछते कि हम पढ़े होते हैं लेकिन उस बेस तक हम नहीं गए होते जो पूछना चाह रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि क्या पूछा जा रहा है। हम पिछले वर्षों को विश्लेषण करके पेपरों को ही हम बात करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ क्या तार्किक है क्या अतार्किक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें अमर जवान ज्योति। ठीक है, सरकार इंडिया गेट पर प्रज्वलित अमर जवान ज्योति की
शाश्वत लौ को एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 2019 में स्थापित ज्योति में विलय करेगी। अमर जवान ज्योति के बारे में, ठीक है। इसे वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था, ठीक है, 1972, 1972। इसकी वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में स्थापना किया गया था, ठीक है। यह स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न युद्धों और संघर्षों में देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि का प्रतीक है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने देख लिया जो काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। और हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, जीवित जल सेतु, लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है। क्या है? जीवित जल सेतु के लिए यूनेस्को विरासत दर्जे की मांग की जा रही है। यह सेतु मेघालय के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में फाइकस इलास्टिका, ठीक है, वृक्षों पर झूला रूपी सेतु है। फाइकस इलास्टिका वृक्ष मेघालय के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में उगता है। देखिए ये जो फाइकस इलास्टिका वृक्ष है ये पूछ सकता है कि कैसे जलवायु में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह आंसर है कि उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में उगता है, ठीक है। ये सेतु 15 फीट से 250 फीट तक की लंबाई में होते हैं। इन्हें देशज खासी जनजातियों द्वारा विकसित किया जाता है। इनके निर्माण में 15 से 20 वर्षों तक का समय लगता है। यह कई शताब्दियों तक अस्तित्व में रह सकते हैं। इनका इम्पोर्टेंस क्या है? सामग्री और रखरखाव की न्यूनतम लागत, कोई पर्यावरणीय क्षति नहीं, कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, तूफान और अचानक बाढ़ सहित चरम जलवायु परिस्थितियों में असाधारण मजबूती आदि मिलती हैं। सो गाइज आई होप कि आपको डिस्कशंस एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगे हैं। अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम का बेनिफिट यहाँ से नहीं हो पा रहा तो प्लीज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और हमारा डे बाय डे पर डे और अल्टरनेट डे पे हमारा पोस्ट आता रहता है चैनल पे। वो एग्ज़ाम के रिलेवेंट हमारे क्वेश्चंस होते हैं, पोलिंग होते हैं, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।